बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी बच्चों, आज हम 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 11 जो साउंड है उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। इसको आप चैप्टर नंबर 11 भी कह सकते हैं और चैप्टर नंबर 2 भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये नेशनल बुक फाउंडेशन है बच्चों। चलें स्टार्ट करते हैं बच्चों। मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ है और गला भी ख़राब है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर समझाऊँगा और इंशाल्लाह आपको प्रॉपर समझ भी आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वाई डज साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड्स देन लिक्विड्स एंड गैसेस। देखें बच्चों, आपके पास तीन मीडियम होते हैं, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैसेस हैं। अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो साउंड है, आवाज़ है, वो सॉलिड में जल्दी मूव करती है, फास्टर ट्रैवल करती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस के। इसकी रीज़न क्या है बच्चों? पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपका ये कंसेप्ट बना देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए। आप यूँ करें कि आप जिस रूम में सपोज़ करें बैठे हुए हैं, ठीक है। आप सपोज़ करें कि आप एक उस रूम के कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, ठीक है। और दूसरे कॉर्नर पर कोई दूसरा बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। और रूम में क्योंकि एयर पार्टिकल होते हैं, हवा होती है, आप यूँ समझ लें, फिर रूम के अंदर गैसेस मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, बिल्कुल आहिस्ता से आपने बोलना है, तो देखना है क्या आपकी आवाज़ दूसरे बंदे तक पहुंच पाएगी या नहीं। तो यानी कि बीच में गैस है, यानी कि मीडियम क्या कौन सा हो गया, गैसेस। बिल्कुल आहिस्ता से बोलना है, ठीक है। तो हो सकता है आपकी आवाज़ दूसरे बंदे तक ना पहुंच पाए, ठीक है, क्योंकि एयर के थ्रू आपने भी देखा। इसी तरह बच्चों आपने क्या करना है, अब इसी तरह एक कॉर्नर पर होंगे, दूसरे कॉर्नर पर दूसरा बंदा है, तो आप एक लोहे का कोई पाइप ले लें, आयरन का यानी कि कोई ले लें। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो छोटा ऐसा इतना हो कि एक कॉर्नर आपका आपकी तरफ हो और दूसरा उसका जो है वो दूसरे बंदे की तरफ हो। तो फिर आपने क्या करना है, उसको हल्का सा यूँ टच करना है, तो वो आवाज़ फ़ौरन दूसरे बंदे तक पहुंच जाएगी। यानी कि सॉलिड के थ्रू आवाज़ फ़ौरन ट्रैवल कर रही है, जल्दी पहुंच रही है। लेकिन इससे पहले जब आपने गैसेस के थ्रू देखा था तो आवाज़ इतनी जल्दी ट्रैवल नहीं कर रही थी। और इसी तरह बच्चों लिक्विड में तो शायद आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा, क्योंकि पानी के अंदर तो आप नहीं कर सकते, लेकिन साइंटिस्ट इस चीज़ को भी देख चुके हैं कि लिक्विड में जो है वो साउंड की जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम है सॉलिड के मुकाबले में। अब इसकी रीज़न क्या है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा जल्दी साउंड क्यों ट्रैवल करती है, इसकी वजह क्या है, इसकी रीज़न को देखते हैं। तो देखें, साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड्स देन लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है। ये तो बात तो हमें कंफर्म है और ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। अब हम इसकी रीज़न देखते हैं। तो बच्चों रीज़न पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव वो वेव होती हैं जिनको मीडियम चाहिए होता है, यानी कि साउंड को भी ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेज हो। साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव विच ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बाय वाइब्रेटिंग ऑफ पार्टिकल्स। जो भी मीडियम होगा, अगर सॉलिड है तो सॉलिड के पार्टिकल मूव करेंगे, लिक्विड है तो लिक्विड के पार्टिकल मूव करेंगे, गैसेस हैं तो गैसेस के पार्टिकल मूव करेंगे, और साउंड जो है वो दूसरे बंदे तक पहुंचेगी। अब देखिए बच्चों, अब जो सॉलिड होता है, ठीक है, इन सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। आप ऐसे खुद भी सोचें कि जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड में एक दूसरे, सॉलिड में ज़्यादा करीब करीब होते हैं या लिक्विड्स में या गैसेस में। तो बच्चों ये वेरी सिंपल है कि जो सॉलिड है उसमें पार्टिकल्स जुड़े होते हैं, बिल्कुल करीब करीब होते हैं। अब जैसे ही आप बोलते हैं तो वो एक आपकी आवाज़ यानी कि एक पार्टिकल तक पहुंचती है, वो दूसरे को आगे ट्रांसफ़र करता है, करते करते फ़ौरन यानी कि कुछ नैनो सेकंड्स के अंदर अंदर आपकी आवाज़ जो है वो सॉलिड के थ्रू एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पहुंच जाती है। लेकिन लिक्विड्स में देखा जाए तो पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं, यानी कि वो एक पार्टिकल दूसरे तक पहुंचाते हुए थोड़ा टाइम लेता है। तो इस तरह आवाज़ थोड़ा टाइम ले लेती है, ज़्यादा यानी कि जल्दी नहीं पहुंच पाती। इसी तरह गैसेस की बात की जाए तो गैसेस पार्टिकल तो बहुत दूर दूर होते हैं। तो इस तरह आपकी आवाज़ जब गैसेस के थ्रू ट्रैवल कर रही हो तो एक पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल्स को आवाज़ वो ट्रांसफ़र करता है तो उसे काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे आप सपोज़ कर लें कि एक लाइन में यूँ सारे बंदे खड़े हैं, अगर सही जुट जुट के खड़े हों, पास पास हों, तो एक बंदा दूसरे बंदे को जो कहता है वो अगले को कह देता है। तो इस तरह जल्दी जो है ना वो बात और एंड वाले बंदे तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर एक बंदा खड़ा हो, बिल्कुल काफ़ी बीच में गैप हो, फिर दूसरा बंदा हो, तो इसी तरह आगे भी सारे खड़े हों, तो एक बंदा जो दूसरे बंदे को बताएगा कुछ, वो थोड़ा सा यूं चल के जाएगा, ठीक है। तो फिर अगले बंदा उससे आगे जो बताएगा वो भी थोड़ा चल के जाएगा। तो देखें यानी कि अगर बीच में डिस्टेंस हो, पार्टिकल दूर दूर हों,
तो आवाज़ को पहुंचाना थोड़ा सा टाइम लगता है उसको। लेकिन सॉलिड में क्या होता है, सारे पार्टिकल यूँ समझ लें या सारे बंदे यानी कि वो पास पास हैं, तो इसलिए जल्दी जो है ना वो बात जो है वो दूसरे तक पहुंच जाती है। तो हम यूँ कहते हैं कि इन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब होते हैं। व्हेन साउंड ट्रांसफ़र टू सॉलिड, जब साउंड सॉलिड में ट्रांसफ़र होती है तो वो पार्टिकल्स फिर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं एंड स्ट्राइक नेक्स्ट पार्टिकल, और नेक्स्ट पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं, फिर वो आगे को स्ट्राइक करता है। तो इस तरह साउंड क्या होती है, ट्रांसफ़र साउंड वेरी क्विकली, और साउंड को बड़ी जल्दी से जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन वाइल इन लिक्विड्स एंड गैसेस पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो पार्टिकल्स क्लोज नहीं होते, जिस वजह से यानी कि वो टाइम लगता है। एक पार्टिकल जब दूसरे को आवाज़ जो है ट्रैवल पहुंचाता है तो टाइम लग जाता है, इसलिए वो हम कहते हैं कि स्लो प्रोसेस है, आवाज़ जल्दी ट्रैवल नहीं कर रही। एक तो बच्चों रीज़न ये होगी। अब दूसरी पे आते हैं। अब सेकेंडली बच्चों हम फार्मूले के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे क्योंकि ये फ़िज़िक्स की ज़ुबान है। पहला पॉइंट जो है वो सिंपल सिंपल यानी क्या है, और सेकंड में देखें v इज़ इक्वल टू अंडर रूट ई आवर एरो, यानी कि ई जो है यहाँ पर इलास्टिसिटी है और जो नीचे पी टाइप आपको नज़र आ रहा है ये डेंसिटी है। बच्चों आपने ई ओवर पी दोनों की रेशो बनी हुई, जब कोई दो चीज़ें डिवाइड हो रही हों तो हम कह सकते हैं कि इनकी रेशो है, ठीक है। इन दोनों का जो रेशो है, दोनों का डायरेक्ट अगर इकट्ठे देखा जाए दोनों को, तो वो स्पीड यानी कि वी के साथ डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, ठीक है। दोनों के रेशो का अलग अलग बात नहीं मैं कह रहा, ठीक है। इलास्टिसिटी का यानी कि स्पीड के साथ या डेंसिटी का स्पीड के साथ मैं नहीं कह रहा, मैं इसकी रेशो कह रहा हूँ। रेशो मीन दोनों को आप इकट्ठा एक ही समझ लें। अब इन दोनों को एक अगर चीज़ समझें तो इसका और स्पीड का डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेशो ऑफ इलास्टिसिटी टू डेंसिटी। और बच्चों ये सॉलिड्स के लिए, फॉर सॉलिड्स इलास्टिसिटी टू डेंसिटी रेशो इज़ मच ग्रेटर देन फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस। तो ये जो रेशो होती है ये बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्पीड ऑफ साउंड भी ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। ये थोड़ा फिज़िक्स की ज़ुबान है तो शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल भी लगे। आगे आपके पास बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स हैविंग सेम लाउडनेस। अच्छा बच्चों, दो साउंड्स हैं उनकी लाउडनेस बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी डिस्टिंग्विश का मतलब है कि आप फ़र्क कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। मैं आपको एक पहले इस क्वेश्चन का एक कंसेप्ट बनाता हूँ। आप यूँ समझ लें कि एक आपके घर में सपोज कर लें एक कोई लड़का है और एक कोई लड़की है, ठीक है। वो दोनों बिल्कुल एक ही आवाज़ से बोलते हैं, यानी कि दोनों की लाउडनेस बिल्कुल सेम है, उस लड़की की भी और उस लड़के की भी। लेकिन फिर भी आप दोनों में फ़र्क कर लेते हैं, पता चल जाता है कि जी ये फ़लाँ जो है ना वो बोल रही है या ये जो फ़लाँ बोल रहा है, दोनों में आप फ़र्क कर लेते हैं। ये कैसे आप कर लेते हैं? एक तो रीज़न ये बताइए। अगर सपोज़ कर लें वो दोनों लड़के हैं, अब वो दोनों बोल रहे हैं बिल्कुल एक ही जैसी लाउडनेस से, फिर भी आप पहचान कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा ये कौन बोल रहा है, अभी कौन बोल रहा था। तो बच्चों यहाँ पर दो केसेस हैं, मैं आपको दो केसेस से समझाता हूँ कि सपोज़ करें जब एक लड़का और एक लड़की बोल रहे हैं। अब पहले लड़की बात करती है, वो बिल्कुल एक ही लाउडनेस से बोलती है, उतनी ही लाउडनेस से फिर लड़का बोलता है। आप फ़ौरन बता देते हैं कि जी ये लड़की बोल रही थी और ये लड़का बोल रहा था। ये जो आप दोनों की आवाज़ में फ़र्क करने की काबिल है ना, ये इसको फ़िज़िक्स की ज़ुबान में कहते हैं कि पिच। ये हम कहते हैं कि ये पिच है दोनों की, यानी कि इसमें आप अब पिच क्या होती है? पिच होती है कि साउंड की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके थ्रू आप श्रिल और ग्रेव साउंड में फ़र्क महसूस कर सकते हैं, यानी कि एक पतली सी आवाज़ और एक मोटी सी आवाज़ में आप फ़र्क अगर कर सकते हैं तो इट्स मीन हम फिज़िक्स की ज़बान में इसको कहते हैं कि ये पिच है, ठीक है। तो पिच है। अब जैसे लड़कियों की आवाज़ थोड़ी सी पतली होती है और लड़कों की आवाज़ थोड़ी सी मोटी होती है, तो ये जो डिफरेंस आप कर सकते हैं फ़िज़िक्स की ज़बान में इसको पिच बोला जाता है। इसी तरह अगर दोनों लड़के हैं, आप दोनों की आवाज़ सपोज़ कर लें थोड़ी सी मोटी है लेकिन लाउडनेस बिल्कुल सेम है, एक ही आवाज़ से यानी कि दोनों बोल रहे हैं, जितना वो ऊंचा बोलता है दूसरा भी उतना ही ऊंचा बोलता है, फिर भी आप फ़र्क कर लेते हैं, हालांकि दोनों यानी कि मोटी आवाज़ें। ये कैसे हुआ? तो बच्चों इसको अगर दोनों यानी कि पिच दोनों की सेम है, अब क्योंकि दोनों लड़के हैं,
तो ये फिर भी आप डिफरेंस कर लेते हैं। तो बच्चों क्योंकि अब दोनों की आवाज़ में डिफरेंस होगा, यानी कि इसको हम फिज़िक्स की ज़बान में कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड, यानी कि एक की क्वालिटी डिफरेंट होती है और दूसरे की क्वालिटी डिफरेंट होती है। ठीक है, क्वालिटी यानी कि आप उसको रिकग्नाइज़ कर लेते हैं, जब सुनते रहते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये फ़लाँ बंदा बोल रहा है, ये फ़लाँ बंदा, क्योंकि आप उसकी आवाज़ से जो है ना फेमिलियर होते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये फ़लाँ बंदा है और ये फ़लाँ बंदा है, उसकी क्वालिटी से आपको अंदाज़ा होता है। तो ये दो बातें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, इन्हीं दो बातों की मदद से हम जो है ना दो बिल्कुल सेम लाउडनेस क्यों ना हो, लेकिन हम फिर भी फ़र्क कर लेते हैं। ठीक है, वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट पिच एंड क्वालिटी। अब पहली तो बात है, ये दोनों की पिच डिफरेंट होगी, यानी कि एक लड़का है एक लड़की है, फिर तो फ़ौरन पता चल जाएगा अभी कौन बोल रहा है, बाद में कौन बोल रहा था। और अगर लाउड पिच दोनों की सेम हो, यानी कि दोनों लड़के हों, तो फिर क्वालिटी से आपको पता चल जाएगा कि अभी कौन बोल रहा था और बाद में कौन बोला है। ठीक है, तो बच्चों इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते हैं। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड ड्यू टू विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल एंड ग्रेव साउंड इज कॉल्ड पिच। बच्चों श्रिल कहते हैं जो पतली सी आवाज़ हो, जैसे लड़कियों की आवाज़ होती है, और ग्रेव यानी कि मोटी सी आवाज़ जो होती है लड़कों की जैसे। तो इफ़ अ गर्ल एंड अ बॉय आर टॉकिंग टू ईच अदर, अगर एक लड़का और लड़की आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है, या आपस में नहीं, या सपोज कर लें कि पहले लड़की बोलती है फिर लड़का बोलता है, बिल्कुल सेम लाउडनेस से, ठीक है, विद सेम लाउडनेस, देयर वॉइसेस कैन ईजीली बी डिस्टिंग्विश, यानी कि आप दोनों में फिर भी फ़र्क कर लेते हैं बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट पिच, यानी कि क्योंकि आप लड़की की पिच डिफरेंट है, वो थोड़ी सी यानी कि पतली सी आवाज़ है और लड़के की मोटी सी आवाज़ है, तो ये आप इस तरह फ़र्क कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने कर लिया ये पिच के थ्रू हुआ। ठीक है, अब सपोज कर लें नाउ कंसिडर टू बॉयज़ आर टॉकिंग टू ईच अदर विद सेम लाउडनेस। ठीक है, अब सपोज कर लें, ऐसे समझ लें कि एक लड़का पहले बात करता है फिर दूसरा लड़का बात करता है, दोनों की बिल्कुल लाउडनेस बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी आप फ़र्क कर सकते हैं कि अभी कौन बोल रहा था और बाद में कौन बोला। इसकी रीज़न क्या है? इन दिस केस हालांकि पिच ऑफ द टू बॉयज़ आर सेम, पिच तो दोनों की सेम है क्योंकि दोनों लड़के हैं। अब ये तो नहीं है कि हम बिल्कुल कहते हैं कि ऐसी आवाज़ जो बिल्कुल दोनों की सेम सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आप कहते हैं बट स्टिल वी कैन डिस्टिंग्विश देयर वॉइसेस, हम फिर भी पहचान कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ये एक साउंड की एक ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से आप डिफरेंस कर सकते हैं। उस करेक्टरिस्टिक्स का नाम है कॉल्ड क्वालिटी, या उसको टाइम्बर भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, TIMBR ही है, ER नहीं लिखना आपने, TIMBR। ये आप डिक्शनरी में चेक भी कर सकते हैं, ये वही है जब आप दो आवाज़ों में फ़र्क कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। ये अब मेन दो रीज़न थी, एक पिच और एक क्वालिटी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, वाइब्रेटिंग मोबाइल फ़ोन ऑन वुडन टेबल साउंड्स लाउडर देन हेल्ड इन हैंड, वाई। देखिए बच्चों, एक मोबाइल फ़ोन है आपके हाथ में, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, और इसी तरह एक मोबाइल फ़ोन है वो टेबल पर पड़ा हुआ है, अब जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। अब इन दोनों में जो ज़्यादा आवाज़ कब आपको आएगी? जब मोबाइल वाइब्रेट करेगा। सपोज़ करें आपका मोबाइल वाइब्रेट पे है और आपके हाथ में है, वाइब्रेट करता है, वो आवाज़ तो नहीं आती, लेकिन वही मोबाइल अगर टेबल पे पड़ा और वो वाइब्रेट करे तो आवाज़ ज़्यादा आती है। इसकी रीज़न क्या है बच्चों? सिंपली अगर सिंपल और सादा अल्फाज में अगर कहा जाए तो वो तो बहुत से इसके आंसर बन सकते हैं जी, कि मोबाइल जो है जब टेबल पे पड़ा है तो टेबल हार्ड है तो उसके पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, अगर हाथ पे है तो हाथ सॉफ्ट है और पार्टिकल्स जो है वो इतना मूव नहीं कर पाते। लेकिन आपने फिज़िक्स की ज़ुबान में इसका आंसर देना है। ठीक है, जो साउंड, क्योंकि आवाज़ ज़्यादा और कम का यहाँ पर बात हो रही है, तो बच्चों वो फैक्टर्स आपने जो स्टडी किए हुए हैं कि कब आवाज़ ज़्यादा होती है कब कम हो जाती है, उन फैक्टर्स के थ्रू हमने आंसर करना है, यानी कि फ़िज़िक्स की लैंग्वेज में, फ़िज़िक्स की ज़ुबान में आंसर करना है हमने। ठीक है, तो बच्चों आप पहले तो मुझे ये बताएं कि जब मोबाइल आपके हाथ में है तो आपके हाथ का सरफेस एरिया ज़्यादा है, या वही मोबाइल अगर टेबल पे पड़ा हुआ है तो टेबल का सरफेस एरिया ज़्यादा? आप डायग्राम से देखकर बताएं ज़रा। तो बच्चों टेबल का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है, इसलिए वहाँ से, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि जब सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो लाउडनेस जो है वो भी ज़्यादा होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। एक छोटा सा, यानी कि वो एक जिसको आप ढोलकी या ढोल छोटा सा कह दें, वो आप उसके ऊपर यूँ स्टिक से मारें तो उससे जो आवाज़ पैदा होगी, और इसी तरह एक बड़ा सा, यानी कि वो ढोल या कोई ड्रम सा यूँ बड़ा सा, उसके ऊपर यूँ आप मारते हैं तो आवाज़ किससे ज़्यादा प्रोड्यूस होगी? उस बड़े वाले से।
अब वजह क्या थी, क्योंकि उसका एरिया यानी कि उसका जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा है। तो बच्चों ये एक आप यूँ समझ लें, इसको आप माइंड में बिठा लें कि जब सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो आवाज़ भी ज़्यादा आती है, अगर सरफेस एरिया कम हो तो आवाज़ भी कम हो जाती है। यही केस अब मोबाइल फ़ोन का हमारे हाथ में है तो सरफेस एरिया कम है, यही अगर टेबल पर है तो सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो बच्चों ये आप इसका आंसर, उम्मीद है अब आपको अच्छा से समझ आएगा कि वाइब्रेटिंग मोबाइल फ़ोन ऑन वुडन टेबल साउंड्स लाउडर देन हेल्ड इन हैंड बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ वुडन टेबल इज़ ग्रेटर। अब टेबल का सरफेस एरिया ज़्यादा है देन सरफेस एरिया ऑफ फ़ोन, फ़ोन के मुकाबले में। यानी कि आप ये भी देखना है, आप टेबल और फ़ोन, अब अगर जो चीज़ साउंड प्रोड्यूस कर रही है उसका अपना भी सरफेस एरिया कम हो और जिस पे वो पड़ी हुई है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो तो इससे भी आवाज़ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अच्छा एक्सप्लेनेशन में आते हैं डिटेल से कि लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लाउडनेस का सरफेस के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। इसलिए मैं कह रहा था कि सरफेस एरिया ज़्यादा, लाउडनेस भी ज़्यादा। व्हेन मोबाइल फ़ोन इज़ इन कंटेक्ट विद द टेबल, जब मोबाइल फ़ोन टेबल पर है, द वाइब्रेशन ऑफ द मोबाइल फ़ोन इज़ ट्रांसफर टू द सरफेस ऑफ टेबल। वो जब टेबल पर ट्रांसफ़र होती है वो सरफेस एरिया इज़ वेरी लार्ज, जिसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सरफेस एरिया ऑफ फ़ोन। फ़ोन का मुकाबले में फ़ोन तो खुद यानी कि वो छोटा सा है। हैंस साउंड बिकम्स लाउडर, साउंड भी क्या हो जाती है, लाउडर हो जाती है। ठीक है, और इसी तरह अगर आप यूँ देखें कि हाँ आपके हाथ पर मोबाइल है तो मोबाइल का जो सरफेस एरिया है और आपके हाथ का जो सरफेस एरिया है वो आलमोस्ट दोनों सेम सेम है। तो इस तरह भी आप कह सकते हैं कि लाउडनेस वहाँ पे कम होगी। और अगर दोनों का, टेबल का और हाथ के सरफेस एरिया को कंपेरिजन करें तो तब भी आप जो है ना वो टेबल का सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसलिए आवाज़ भी ज़्यादा होती है। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ड्यूरिंग अ मैच इन क्रिकेट स्टेडियम यू सी अ बैट्समैन स्ट्राइकिंग द बॉल बट वी हियर स्ट्रोक साउंड स्लाइटली लेटर, एक्सप्लेन दिस टाइम डिफरेंस। बच्चों मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि जब एक आप किसी क्रिकेट स्टेडियम में बैठे हुए हैं, वहाँ पे आप मैच देख रहे हैं, वहाँ पे जो बैट्समैन है वो जैसे ही बॉल को यूं हिट करता है तो उसको आप देख तो फ़ौरन लेते हैं कि जी ये देखें बॉल हिट, बैट आप डायग्राम में देखें यानी कि ये इसने हिट किया है बॉल को, आप यानी कि फ़ौरन देख लेते हैं। लेकिन जो उसकी आवाज़ होती है जब वो यूं बॉल को हिट करता है तो यूं टक सी आती है आवाज़, वो आवाज़ आपको थोड़ा लेट सुनाई देती है। वो यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि आप देख पहले लेते हैं लेकिन जो उसकी आवाज़ है वो बाद में सुनते हैं। ये जो टाइम का डिफरेंस है यानी कि एक चीज़ पहले आप और दूसरी बाद में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, ये डिफरेंस क्यों है, इसकी वजह क्या है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है बच्चों, ये मैं आपको थोड़ा सा इसका पहले कंसेप्ट बना देता हूँ फिर आंसर पे आते हैं। बच्चों देखें, जब हम उसको अगर देख लेते हैं तो देखने के लिए लाइट चाहिए होती है, और जो उसको वो हिट करता है आवाज़, आवाज़ की अगर बात की जाए तो आवाज़ का तल्लक बच्चे साउंड यानी कि साउंड वेव्स है। अब जो एक एक तरफ लाइट है और एक तरफ साउंड है, ठीक है, अब हम तक यानी कि हम देख जल्दी लेते हैं, इसलिए जल्दी देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं, क्योंकि बच्चों अब लाइट की स्पीड और साउंड की स्पीड में अगर आप देखें ना फ़र्क, तो लाइट बहुत ज़्यादा उसकी स्पीड होती है। अब लाइट जैसे ही वो हीट करता है तो उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर फ़ौरन हम तक पहुंचती है और हम फ़ौरन उसको देख लेते हैं। लेकिन वही जो साउंड है, साउंड जब रिफ्लेक्ट करके हम तक पहुंचती है वो काफ़ी टाइम ले लेती है। ठीक है, तो उसका आस्ता आस्ता पहुंचते हुए फिर हमें आवाज़ भी तो लेट सुनाई देती है। तो ये तो बड़ा सिंपल आंसर है कि लाइट और साउंड का आपस में मुकाबला हो रहा है। ठीक है बच्चों, बच्चों यार माइंड नहीं करना, मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ है तो थोड़ा आवाज़ में आ जाता है फ़र्क। तो लाइट के थ्रू हम जल्दी उसको देख लेते हैं, तो इसलिए क्योंकि लाइट जल्दी ट्रैवल करके हमारे तक पहुंचती है, हम फ़ौरन उसको देख लेते हैं, लेकिन साउंड हम तक नहीं पहुंच पाती जल्दी जल्दी, तो इसलिए फिर हमें आवाज़ भी थोड़ी देर तक बाद में सुनाई देती है। ये इसका सिंपल आंसर था। ठीक है, तो देखें अब, वी हियर द साउंड ऑफ स्ट्रोक स्लाइटली लेटर, यानी कि हम थोड़ा बाद में आवाज़ हमें सुनाई देती है। देन वी सी द शॉट, हम शॉट तो देख लेते हैं पहले, बिकॉज स्पीड ऑफ साउंड इज़ वेरी मच लेस,
क्यों हम लेट सुनते हैं उसकी आवाज़, उसकी क्यों हमें थोड़ी देर के बाद सुनाई देती है? क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इज़ वेरी मच लेस, बहुत ही कम है देन स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि लाइट देखने का तो अलग लाइट से है, अंधेरे में तो नहीं आप देख सकते ना, ठीक है? तो लाइट हम तक जल्दी पहुंच जाती है, तो इसलिए हम जल्दी देख लेते हैं। अच्छा, व्हेन वी, आप देखें थोड़ा सा इसको, चलें मैं कर देता हूँ ताकि आप देख लें। व्हेन वी सी समथिंग, जब हम कोई चीज़ देखते हैं, वी नीड लाइट रेज, हमें लाइट चाहिए होती है। एंड वी व्हेन वी हियर समथिंग, जब हम कोई चीज़ सुनते हैं, वी नीड साउंड वेव। ठीक हो गया, दो चीज़ें। अब दोनों में से एज वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट इज़ मच ग्रेटर, बहुत ज़्यादा होती है देन स्पीड ऑफ साउंड। साउंड के मुकाबले में इसकी स्पीड ज़्यादा है। अब जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो जल्दी हम तक पहुँचेगी। सो वी सी द स्ट्रोक अर्लियर, हम जल्दी देख लेते हैं। देन वी हियर इट्स साउंड, यानी कि सुनने के मुकाबले में। बिकॉज लाइट रीचेज अस अर्लियर, क्योंकि लाइट जल्दी हम तक पहुंचती है देन साउंड, साउंड के मुकाबले में। दैट्स वाई वी हियर द स्ट्रोक साउंड स्लाइटली लेटर, इसलिए हम बाद में आवाज़ सुनते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। क्योंकि देखने वाली लाइट हम तक जल्दी पहुंचती है, तो हम जल्दी यानी कि देख लेते हैं। तो इसी तरह बच्चों नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मच इंटेंसिटी लेवल इंक्रीज व्हेन intensity of louder sound is double the intensity of faintest audible sound। सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ पर दो चीज़ें बता दूँ। एक लाउडर साउंड मतलब कि ऊंची आवाज़, और यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। फेंटेस्ट का मतलब है बहुत ही धीमी, कम। ऑडिबल लेकिन इतनी भी कम हो जो ऑडिबल मतलब जिसकी ऑडियो समझ लें आप, कि यानी कि हमें सुनाई दे, इतनी कम हो। अब दो आवाज़ें, एक कम से कम है यानी कि फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है, एक ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि लाउडर साउंड है। अब आपने क्या करना है, जो लाउडर साउंड है ना उसको मज़ीद डबल कर देना है। कितना डबल करना है? जितना आपकी फेंटेस्ट साउंड है ना उससे आप उसको डबल कर दें, तो फिर आपकी जो इंटेंसिटी लेवल है उस पर क्या फ़र्क आएगा। बच्चों देखें, जो इंटेंसिटी लेवल लेवल आप कहते हैं यानी कि एक चीज़ ज़्यादा और एक कम, तो यहाँ पर लेवल बन जाता है। देखें, जब आपके पास एक फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है और एक लाउडर साउंड है, यानी कि एक कम आवाज़ है और एक ऊंची आवाज़ है, दोनों में अब देखें लेवल बन गया ना, यानी कि एक कम और एक ज़्यादा, तो इसको हम कहते हैं इंटेंसिटी लेवल। तो शायद आपको साथ साथ मैंने इंटेंसिटी लेवल भी समझा दिया। तो अब वो कहता है कि जब आप लाउडर साउंड मज़ीद ऊंची कर देते हैं, ज़्यादा उसकी कर देते हैं, तो फिर लेवल में क्या फ़र्क आता है, यानी कि इंटेंसिटी लेवल कितना इंक्रीज़ होता है। तो बच्चों पहले तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ, फिर इसको प्रूव भी करूँगा कि दी इंटेंसिटी लेवल विल इंक्रीज टू 3 डेसीबल। ये जो स्मॉल डी है इसका मतलब है डेसी और बी का मतलब है डेसीबल। इसको ऐसे ही लिखना है, डी स्मॉल होना चाहिए और बी कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इंटेंसिटी लेवल विल इंक्रीज टू 3 dB। कितना इंक्रीज हो जाता है जी? लेवल 3 dB, 3 डेसीबल। कब? व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाउडर साउंड इज डबल द इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। यानी कि जो फेंटेस्ट वाली है ना उसका आपने समझ लें डबल कर दिया है, तो फिर आपकी वो जो लाउडर साउंड है उसका इक्वल आ जाती है। देखें बच्चों, आप प्रॉपर प्रूव करते हैं फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। बच्चों ये आपने एक मैथमेटिकली प्रूव भी किया होगा इस टॉपिक का कि फ्रॉम वेबर फ्रैक्शनल लॉ, जो आपके पास ये है इंटेंसिटी लेवल, ये जो आप ब्रैकेट में बीटा लिखा हुआ है, ये इक्वल होता है 10 log I/I0 और साथ इसका यूनिट डेसीबल। अब बच्चों ये जो इंटेंसिटी लेवल है जो बीटा है, ठीक है, इसको हमने देखना है कि इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। जो लाउडर साउंड आप अगर डबल कर देते हैं, तो बच्चों यहाँ पर दो आई लिखे हुए हैं, एक आई लिखा हुआ है लॉग के आगे आई और एक I0 है। पहले तो ये आपको क्लियर हो कि आई ऊपर वाला क्या है और I0 क्या है। अच्छा, हेयर I0 इज़ द इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, यानी कि I0 वो कम वाली आवाज़ है उसकी इंटेंसिटी है, एंड सिंपल जो आई है इज़ द इंटेंसिटी ऑफ लाउडर साउंड, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एज इट इज़ गिवन दैट जो इन लाउडर साउंड है उसको आपने डबल करना था। कितना डबल? जितना आपकी फेंटेस्ट साउंड है ना उसका डबल, तो इसलिए मैंने 2I0 कर दिया। देयर फॉर द अबव इक्वेशन, अब देख लेते हैं कि उस इक्वेशन में जब ये वैल्यू पुट करते हैं, डबल कर देते हैं, तो देखते हैं इंटेंसिटी लेवल पे क्या फ़र्क आता है। तो बच्चों ये देखें, अच्छा मैंने ना इसको इंटेंसिटी लेवल को डेल बी लिख दिया, डेल बीटा, यानी कि डेल का मतलब यही होता है इंटेंसिटी लेवल। देखें ना, लेवल डेल आपने पढ़ा होगा चेंज। तो बच्चों जब एक चीज़ कम हो एक ज़्यादा हो तो वो लेवल से बन जाता है, इसको तो चेंज कहते हैं ना, वो चेंज है, दोनों सेम तो नहीं है, तो इसको आप डेल बी भी लिख सकते हैं, डेल बीटा, ठीक है।
अच्छा, इज़ इक्वल टू 10 लॉग। अब देखिए मैंने जो लाउडर साउंड थी ना उसको मैंने डबल कर दिया है। कितना डबल किया? फैंटेस के डबल कर दिया, यानी कि 2 I0 कर दिया। और नीचे I0 और 7 डेसिबल यूनिट। अब I0 और I0 कैंसिल हो गए दोनों, तो 10 लॉग और नीचे 2 रह जाता है, और सॉरी लॉग 2। अब जो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। अब इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाता है। तो मैंने इसलिए स्टार्ट में ही कह दिया था कि जो इंटेंसिटी लेवल है बच्चों वो 3 डेसिबल इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये देख लें, मैथमेटिकली भी हमने इसको प्रूव कर दिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। टू सिंगर्स आर सिंगिंग टुगेदर। दो सिंगर्स हैं, आप कोई भी दो बंदे माइंड में ले हैं कि जी वो सिंगिंग कर रहे हैं, ठीक है, टुगेदर सिमल्टेनियसली विद इंटेंसिटी लेवल 60 डेसिबल ऑफ ईच इन अ हॉल। एक हॉल में है वो दो बंदे या सिंगर्स, वो बिल्कुल यानी कि इनकी जो इंटेंसिटी लेवल है दोनों का वो 60 डेसिबल है, ठीक है, वो इस साउंड से यानी कि जो है ना वो दोनों सिंगिंग कर रहे हैं। अब वो कहता है इज़ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन द हॉल इज़ डबल। क्या, क्योंकि बंदे जो दो हैं तो क्या इंटेंसिटी भी डबल हो जाएगी। इसी तरह वो कहता है इज़ द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज़ डबल, तो क्या लेवल भी चेंज हो जाएगा, डबल हो जाएगा कि नहीं। उसने ये बात की है। यस बच्चों, पहले तो हम ए पार्ट को आंसर करते हैं, मैं एक्सप्लेन भी करूँगा एक एक पार्ट को। यस, द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इन द हॉल विल बी डबल्ड। तो इंटेंसिटी डबल हो जाए। देखें बच्चे, दो बंदे हैं, अगर एक की जो है वो 60 डेसिबल है, दूसरा भी 60 डेसिबल की यानी कि इंटेंसिटी से सिंगिंग कर रहा है, तो जब दो बंदे हैं तो अब दोनों की आवाज़ डबल होकर आएगी हमें। एक बंदा अगर बोल रहा हो तो आप सुने उसकी आवाज़, अगर उसी की जगह उतनी ही दो बंदे उसी आवाज़ से बोल रहे हो तो आप क्या उसको कम आवाज़ होगी, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा आवाज़ होगी। जैसे आपने देखा होगा जब एक बच्चा बोलता है कम आवाज़, अब 5-6 बच्चे इकट्ठे बोल रहे हों जब किसी फंक्शन वगैरह में, तो देखा है ज़्यादा आवाज़ फिर आपको सुनाई देती है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है अगर यहाँ पर दो सिंगर हैं तो फिर उनकी जो है ना वो इंटेंसिटी भी डबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए मैंने आपको पहले बता देता हूँ कि व्हेन टू सिंगर्स आर सिंगिंग सिमेंटेनियसली विद इंटेंसिटी ऑफ 60 डेसिबल ईच अदर, ईच यानी कि एक की 60 है, तो बच्चों इसको हम पहले तो कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिबल से, समझ लें वाट पर मीटर स्क्वायर में, कि देयर करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटीज विल बी 1 × 10⁻⁶। अगर 60 होना तो बच्चों ये 10⁻6, तो ये -6 आ जाता है, ठीक है। तो नाउ द टू इंटेंसिटीज विल बी एडिड अप टू डबल, तो वो यानी कि एडिड किए जाएंगे तो डबल द इंटेंसिटी जो कि डबल हो जाएगी। तो इस तरह अगर 1 × 10⁻�6 है तो इसको आप ऐड करें दोनों को, 1 × 10⁻6 प्लस 1 × 10⁻6, तो ये बच्चों आपका आंसर आएगा 2 × 10⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर ए का हो गया, यस कि डबल भी होगी। हमने यस में भी आंसर बताया और उसको थोड़ा सा प्रूव भी कर दिया है, ठीक है। अब इसका बी पार्ट पे आते हैं। इज़ द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज़ डबल। यस बच्चों, इंटेंसिटी लेवल भी डबल नहीं होगा वो, बल्कि ज़्यादा हो जाएगा। कैसे देखें, यानी कि उसका आंसर हम यस में तो नहीं कह सकते क्योंकि उसने डबल में कहा है, डबल तो नहीं होगा बल्कि थोड़ा डिफरेंट वैल्यू आएगी। कैसे, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बना देता हूँ। देखें बच्चों, जब सपोज कर लें कि एक बंदा बोल रहा है, ठीक है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो सपोज कर लें कि ये कम है, ये एक लेवल ही हो गया। अब जब दोनों बोल रहे होते हैं तो वो अब इंटेंसिटी चेंज हो जाती है, तो वो उसका हायर आ जाता है, यानी कि यहाँ पर एक कम, पहले कम फिर ज़्यादा, तो यहाँ पर लेवल बन गया ना। तो ये आपने बताना है कि अब क्या पहले इसका लेवल भी चेंज होगा या नहीं, ठीक है। मैं इसका आपको आंसर करता हूँ। तो देखें मैंने इसको लिखा जी कि द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड विल बी इंक्रीज 3 डेसिबल। कितना इंक्रीज होगा? 3 डेसिबल। कैसे, मैं मैथमेटिकली प्रूव करता हूँ फिर आपको इसको थोड़ा सा मज़ीद कंसेप्ट बनाता हूँ। एज़ वी नो दैट, क्योंकि हमने इंटेंसिटी लेवल की बात करें तो इंटेंसिटी लेवल का हमें फार्मूला यानी कि ये रिलेशन गिवन है कि डेल बीटा इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट, और साथ इसका यूनिट डेसिबल डी बी। वैसे यहाँ पर आपको पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ, ये जो दो लॉग के आगे लिखा हुआ है ना आई और आई नॉट, यहाँ पर आई नॉट जो है ये आप समझ लें जो कम आवाज़ है, और ऊपर वाला जो आई है ये ज़्यादा आवाज़ है। तो यहाँ पर अब कम आवाज़ कौन सी है, ज़्यादा कौन सी, तभी तो लेवल बनता है ना। तो आई इज़ द कंबाइन इंटेंसिटी ऑफ टू साउंड्स, क्योंकि जब दोनों आवाज़ इकट्ठी की जाए, जब वो दोनों का हम कह रहे थे डबल हो जाए, तो ये आई जो है ये उस आवाज़ को, क्योंकि लाउडर यानी कि लाउड आवाज़ हो जाएगी ना, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
जबकि आई नॉट इज़ द रेफरेंस इंटेंसिटी एंड इज़ टेकन एज इंटेंसिटी ऑफ द सिंगल साउंड। सिंगल यानी कि कम, जब एक होगी तो कम, जब दो होंगी तो ज़्यादा, ये एक लेवल बन गया। ठीक है, तो अब बच्चों आप देखें, अब ना यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी है। डेल बी इज इक्वल टू 10 log, और जो डबल की थी तो हमने वो 2 इंटू 10⁻⁻6 हो गया था। अगर सिंगल की जाए तो 1 इंटू 10⁻⁻6। अब दोनों 10⁻⁻6 हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो बच्चों ये आ जाएगा 10 log 2/1 और 60 dB डेसीबल। अब ये 10 log ऑफ 2 डेसीबल। अब log 2 की बच्चों वैल्यू आपको पता है 0.3010, इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 dB यानी कि 3 डेसीबल। डबल नहीं हुआ तो ये थोड़ी डिफरेंट वैल्यू है, 3 dB आ गया, तो इस तरह जो है ये आपका इंटेंसिटी लेवल इंक्रीज होगा, डबल नहीं होगा बल्कि उससे ज़्यादा समझ लें हो रहा है। सो हम कह सकते हैं द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड विल इंक्रीज 3 डेसिबल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बच्चों हमारे पास 7। इफ़ पिच ऑफ साउंड इज़ इंक्रीज्ड देन व्हाट इज़ इट्स अफेक्ट ऑन। अगर हम साउंड की पिच को बढ़ा देते हैं तो ये जो नीचे उसने 5 चीज़ें बताई, इन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अब सपोज़ कर लें साउंड ऑफ पिच कोई एक कोई चीज़ है जिसको कम ज़्यादा करने से वो पूछ रहा है कि ये जो 5 नीचे जो सपोज़ कर लें ये बंदे हैं, इन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखते हैं जी कि साउंड की पिच से इन 5 जो बंदे हैं इन पे किस पे फ़र्क आएगा और किस पे नहीं आएगा। अच्छा, पहले तो फ्रीक्वेंसी है और इसी तरह स्पीड है और इंटेंसिटी ऑफ साउंड और लाउडनेस ऑफ साउंड और वेवलेंथ। पहले तो हम फ्रीक्वेंसी पे देखते हैं। अच्छा, देखते हैं जी कि पिच के चेंज करने से फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ता है। इफ़ पिच ऑफ साउंड इज़ इंक्रीज, अगर पिच आप इंक्रीज़ कर देते हैं, बच्चों पिच आपको पता है कि श्रिल और ग्रेव साउंड में जो डिफरेंस आप कर सकते हैं। अगर आप पिच को ज़्यादा कर देते हैं देन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड विल आल्सो इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? एज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि पिच और फ्रीक्वेंसी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर आप पिच ज़्यादा कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि आप देख लें, यानी कि आपस में दोनों दोस्त ही समझ लें कि आपने पिच को ज़्यादा किया तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, आप देखते हैं पिच के ज़्यादा होने से स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो स्पीड रिमेंस सेम, स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि दुश्मन है इस पिच का, यूँ समझ लें। ठीक है, तो स्पीड रिमेंस सेम क्यों जी? क्योंकि स्पीड कहती है कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन मीडियम। आपने ये पहले भी देखा था सबसे पहले क्वेश्चन में कि स्पीड तो मीडियम पे डिपेंड करती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड से आप लिक्विड कर दें स्पीड कम हो जाएगी, आप लिक्विड से गैसेस पे आ जाएं स्पीड और कम हो जाएगी। स्पीड पिच पे या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि स्पीड जो है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। जबकि यहाँ पे तो वो कह रहे हैं पिच को आप ज़्यादा कर दें, तो वो कहता है जी पिच को ज़्यादा करते हैं और मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इसी तरह बच्चों सी पार्ट है, इंटेंसिटी पे देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है पिच के ज़्यादा करने से। इंटेंसिटी ऑफ साउंड विल नॉट चेंज, ये भी चेंज नहीं होगी, ये भी दुश्मनी समझ लें। बाय चेंजिंग पिच ऑफ साउंड, पिच के चेंज करने से इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी, बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड। आप डेफिनेशन जाके अपनी बुक में देखें इंटेंसिटी की क्या डेफिनेशन लिखी हुई है। इंटेंसिटी का रिलेशन एम्पलीट्यूड से है, तो वहाँ पे तो पिच की बात हो रही है। अगर पिच बेशक चेंज करते हैं, एम्पलीट्यूड पे तो कोई फ़र्क नहीं है, सो जो है ना इंटेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। इसी तरह बच्चों लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय पिच ऑफ साउंड, लाउडनेस पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखें अगर आप पिच को यानी कि एक लड़की बोलती है उतनी ही आवाज़ से, उसी तरह उतनी ही लाउडनेस से लड़का बोलता है, यानी कि थोड़ा सा एक की आवाज़ पतली तो होगी लेकिन लाउडनेस बिल्कुल दोनों की सेम है। ठीक है, तो लाउडनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लाउडनेस सेम ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि दोनों की जो है ना वो लेवल साउंड जो है वो उतनी ही है। ठीक है, पिच बेशक इंक्रीज़ होती रहे, लाउडनेस पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। बस ये हो जाएगा, यूँ समझ लें कि एक पतली सी आवाज़ होगी, एक मोटी सी होगी, लेकिन यानी कि पतली जो आवाज़ है वो उतना ही लेवल पे होगी जितनी मोटी है। ठीक है, मुकाबला आपस में दोनों का सेम ही रहेगा, तो लाउडनेस पे कोई फ़र्क नहीं आता। हाँ, वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है पिच के जो है वो ज़्यादा करने से। क्योंकि बच्चों आपने पहले पॉइंट में पढ़ा था कि अगर आप पिच ज़्यादा करते हैं तो जो उसका दूसरा दोस्त है फ्रीक्वेंसी, वो भी ज़्यादा हो जाती है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, यानी कि वेवलेंथ विल डिक्रीज़। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वाइब्रेटिंग बॉडीज़ प्रोड्यूस साउंड, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा कि जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। लेकिन यहाँ पर वो कहता है व्हेन अ पेंडुलम वाइब्रेट्स वी डू नॉट हियर इट साउंड, वाई।
तो पहले तो वो कहता है ना, देखो कि जब कोई भी बॉडी, हम खुद भी कहते हैं, जब कोई भी बॉडी वाइब्रेट करती है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। फिर वो कहता है इससे पेंडुलम के साथ क्या दुश्मनी है, जब पेंडुलम मूव करता है तो कोई यानी कि आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती, तो इसकी रीज़न क्या है। तो बच्चों इसकी रीज़न पहले तो मैं आपको कंसेप्ट बना देता हूँ कि देखें जो हमारा इंसानी कान है उसकी एक लिमिट है, कि वो ये नहीं होता कि हर आवाज़ कोई सुन ले। अगर बहुत ही धीमी आवाज़ होगी तो वो उसको नहीं सुन सकता, या बहुत ही ज़्यादा आवाज़ हो, ऊंची हो, तो उसको भी वो नहीं सुन सकता। वो जस्ट उसको उसके शोर को ही सुनेगा, उसे क्लियर नहीं होगा कि क्या बोल रहा है। जो इंसानी कान है वो उसकी जो हम कहते हैं ना जो आवाज़ें सुन सकता है, वो कम से कम अगर उन साउंड की फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ हो तो उनको सुन सकता है। और 20 से अगर कम होगी तो यानी कि वो इतनी धीमी आवाज़ है कि वो आपको सुनाई ही नहीं देती। इसी तरह 20,000 हर्ट्ज़ मैक्सिमम आवाज़ें हों, ठीक है, यानी कि 20,000 तक हम आवाज़ें सुन सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर कोई साउंड है तो वो इतनी फिर ऊंची हो जाती है कि उसका जस्ट हमें शोर ही सुनाई देता है, पता नहीं चलता कि बात क्या हो रही है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि फिर वो हमें सुनाई नहीं देती प्रॉपर। उससे सुनाई क्या दे कि हो सकता है हमारा जो है ना वो कान का जो पर्दा है वो ही फट जाएगा, ठीक है, फिर हमें सुनाई क्या देगा, कुछ भी नहीं। तो बच्चों यहाँ पर मसला ये है, पेंडुलम से हमें कोई दुश्मनी नहीं है। पेंडुलम का मसला ये है कि ये जो आवाज़ मूव करता है ना, ये जो आवाज़ प्रोड्यूस करता है जब ये वाइब्रेट करता है ना तो इसकी जो साउंड है ना वो बहुत ही कम होती है। इतनी कम है कि वो 20 से भी लेस है, 20 हर्ट्ज से भी। तो 20 हर्ट्ज वाली तो उससे कम हो तो फिर तो हमारा ईयर तो नहीं सुन सकेगा ना। तो सो इसकी ये रीज़न है कि साउंड प्रोड्यूस बाय सिंपल पेंडुलम इज़ नॉट हियर्ड बाय बिकॉज ऑफ लो फ्रिक्वेंसी, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी कम है। बाकी तो कोई हमें दुश्मनी नहीं है सिंपल पेंडुलम से, ठीक है। तो ह्यूमन ईयर कैन हियर अ साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी ग्रेटर दैन 20 हर्ट्ज, या 20 से ज़्यादा, एंड स्मॉलर दैन 20,000 हर्ट्ज, और 20,000 हो या उससे कम हो, इनको हम इंसानी कान जो है वो सुन सकता है। और इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम द फ्रिक्वेंसी इज़ ऑलवेज लेस देन 20 हर्ट्ज। जो सिंपल पेंडुलम का जो केस है इसमें फ्रिक्वेंसी जो है वो बहुत कम है, 20 से भी कम है। सो ड्यू टू विच वी कैन नॉट हियर इट साउंड, तो जिस वजह से हम इसकी आवाज़ को नहीं सुन सकते, ठीक है। हाँ, हम सुन लेंगे अगर पेंडुलम जो है वो अपनी उस फ्रिक्वेंसी को थोड़ा ज़्यादा मूव करे, ज़्यादा स्पीड से उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर तो है ना, फिर कुछ किया जा सकता है, ठीक है, फिर हम ये नहीं कि सुन सकते हैं। तो इसी तरह बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। Two students are talking in the corridor of your school. You can hear them in your classroom, but you cannot see them. Why? अच्छा, वो ये कह रहा है कि टू स्टूडेंट्स आर टॉकिंग इन द कॉरिडोर, यानी कि कॉरिडोर बच्चों जो रूम्स के बाहर जो जगह होती है, ठीक है। अब दो बच्चे यानी कि वहाँ पे बातें कर रहे हैं, आप उनकी आवाज़ आप क्लास में बैठे हुए हैं, आप उनकी आवाज़ तो सुन रहे हैं लेकिन आप उनको देख नहीं पा रहे। यानी कि अगेन यहाँ पर मुकाबला जो है वो साउंड का और देखने से यानी कि हो रहा है, आवाज़ का और देखने का। आप सुन तो रहे हैं लेकिन आप उनको देख नहीं पा रहे, इसकी रीज़न क्या है। तो बच्चों यही है, यहाँ पर देखने का तल्लक फिर लाइट से है और सुनने का तल्लक साउंड से है। तो बच्चों यहाँ पर ये है कि जो लाइट है ना वो, अब साउंड का ये होता है कि साउंड किसी ना किसी कॉर्नर से मूव करके आप तक पहुँच जाती है, ठीक है, उसकी बेंडिंग डिफ्रेक्शन जल्दी होती है साउंड में। जबकि जो लाइट है उसमें डिफ्रेक्शन कम है, ठीक है। अब देखें जब आप एक रूम में बैठे हैं, वहाँ की जो लाइट है वो उसी रूम में ही रहती है, वो बाहर तक नहीं जाती, लेकिन आप जितनी आवाज़ से बोल रहे हैं वो रूम में नहीं बल्कि आप बाहर वाले बंदे भी सुन रहे होते हैं। तो यानी कि जो साउंड है उसकी वेवलेंथ हम कहते हैं ज़्यादा है, वो दूर तक डिफ्रेक्ट, वेवलेंथ ज़्यादा हो तो वो चीज़ डिफ्रेक्ट भी ज़्यादा कर लेती है, ठीक है। तो चलें पहले मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ, फिर फिज़िक्स की ज़ुबान में आते हैं। इसकी रीज़न ये है कि देखें जो साउंड है ना, आवाज़ किसी ना किसी कॉर्नर से, आप खुद देखें, आप अगर रूम में बैठे बातें करें तो आपकी आवाज़ बाहर तक पहुंच जाएगी, लेकिन वही जो उस रूम में लाइट है वो बाहर नहीं जा रही। इसकी रीज़न यही है वेवलेंथ, ठीक है। देखें आप आंसर देखें, फिर मैं आपको गाइड करता हूँ। पहले तो मैंने इसका टू द पॉइंट आंसर दे दिया कि बिकॉज साउंड वेव्स इज़ डिफ्रेक्टेड मोर। अब हम क्योंकि देखें हम साउंड तो सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि साउंड वेव्स इज़ डिफ्रेक्टेड मोर, वो ज़्यादा डिफ्रेक्ट करती हैं देन लाइट वेव्स, क्योंकि देखने का तल्लक लाइट वेव से। दैट्स वाई वी कैन नॉट सी दैम, हम उन्हें देख तो नहीं पाते क्योंकि उनकी डिफ्रेक्शन कम है लाइट की, बट कैन हियर दैम, हम उन्हें सुन सकते हैं। इसका पहले आप आंसर देख लें। वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ वेरी शॉर्ट।
अब देखें जो लाइट है ना उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, इसीलिए जो एक रूम में जो लाइट है बस रूम की हद तक की होती है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाती। ठीक है, उसकी वेवलेंथ कम होती है, यानी कि वेवलेंथ मतलब कि वो उसके आगे समझ लें कि वो कम जा रही है। देन द वेवलेंथ ऑफ साउंड, लेकिन जो साउंड है उसकी वेवलेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, जिस वजह से साउंड दूर तक भी चली जाती है। सो द वेव्स विद ग्रेटर वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, बेंड मोर, वो बेंड भी ज़्यादा करेगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसको वो बेंडिंग में वो भी ज़्यादा करेगी। आप डिफ्रैक्शन का प्रोसेस देख रहे हैं, दो स्लिट्स ले लें, एक छोटी सी वेव लें, वो देखें क्या ज़्यादा डिफ्रैक्ट कर रही है, या एक बड़ी सी वेव ले लें, दोनों में से देखें कौन ज़्यादा डिफ्रैक्ट कर रही है। ज़ाहिर सी बात है जो बड़ी वेव होगी वो ज़्यादा यूँ एक डी शेप बनाएगी, ज़्यादा डिफ्रैक्शन होगी, जो छोटी सी होगी वो क्या डिफ्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पर भी बच्चों यही है कि आवाज़ जो है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, ज़्यादा डिफ्रैक्ट करती है और किसी न किसी कॉर्नर से मूव करके हम तक पहुँच जाती है। लेकिन लाइट जो है उसकी वेवलेंथ कम है, वो डिफ्रैक्ट भी कम करती है, फिर वो हम तक नहीं पहुँच पाती। सो डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड इज़ मोर, साउंड की डिफ्रैक्शन ज़्यादा है देन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो व्हेन टू स्टूडेंट्स आर टॉकिंग, जब दो स्टूडेंट्स बातें कर रहे हैं, देयर साउंड्स डिफ्रैक्टेड अलोंग द कॉर्नर, वो जो दरवाज़ा है उसके कॉर्नर से डिफ्रैक्ट करके रीचेस टू अस, और हम तक पहुंच जाती है। वाइल द लाइट वेव्स कैन नॉट बी डिफ्रैक्टेड अलोंग द कॉर्नर, लेकिन जो लाइट है वो उस कॉर्नर से डिफ्रैक्ट करके हम तक नहीं पहुंचती। सो जब लाइट नहीं पहुंचती तो फिर हम देख भी नहीं पाते, और अगर साउंड की वेव्स हम तक पहुंच जाती हैं तो हम सुन तो लेते हैं, दस वी कैन हियर दैम, हम उन्हें सुन सकते हैं, बट कैन नॉट सी दैम। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि हाउ डू कर्टन्स हेल्प टू रिड्यूस द लाउडनेस ऑफ साउंड। कर्टन्स में जो पर्दे होते हैं ये लाउडनेस को थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, अब जो कर्टन्स हैं वो कैसे हेल्प करते हैं, लाउडनेस को कैसे कम करते हैं। ये बच्चों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ, समझना है, देखा आंसर देखेंगे तो आपको मुश्किल लगेगा, जब आप साथ समझ लेंगे ना तो फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगा चाहे जितना भी आंसर हो। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा जब शहर में अगर आप बैठे हों तो बाहर गाड़ियाँ अगर गुजर रही हों तो उनका कितनी ज़्यादा यानी कि वो शोर हम तक पहुँच रहा होता है, यानी कि अगर खिड़की विंडो के थ्रू हम तक वो साउंड्स पहुँच जाती हैं। हम क्या करते हैं, बड़े बड़े कर्टन्स आगे लगा देते हैं खिड़की के आगे। ठीक है, तो वो आवाज़ हम तक फिर नहीं इतना ज़्यादा हमें पहुँच पाती। अब इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि विंडोज़ के थ्रू डायरेक्ट लाइट यानी कि वो साउंड हम तक पहुँच जाती है, लेकिन जब अगर आगे से कर्टन लगे हों, बड़े बड़े पर्दे से लगे हों, वो क्या करते हैं, वो सॉफ्ट कर्टन उनका काम ये है कि वो अपने अंदर साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि साउंड को आगे नहीं जाने देते। सारी आवाज़ उनके अंदर यानी कि डांस का रह जाती है, वो आगे नहीं जा सकती। तो इसलिए फिर क्या होता है कि जो आवाज़ बाहर से आवाज़ें आ रही हैं वो हम तक हमें कम, थोड़ा उनकी लाउडनेस कम हो जाती है और हम इतना ज़्यादा उनसे फिर जो है वो डिस्टर्ब नहीं होते। लेकिन इसी तरह अगर आप यूँ कह दें, आप एक रूम के अंदर बैठे हुए हैं और आप चाह रहे हैं कि आपकी आवाज़ जो है वो वापस टकरा कर वापस ना आए, कम आए, तो आपने अक्सर देखा होगा जब एक खाली कमरा होता है तो जब वहाँ पे आप बोल रहे होते हैं उसमें कुछ भी ना पड़ा हो तो उस आवाज़ ज़्यादा होती है, क्योंकि खाली जो है वो वॉल्स हैं, आपकी आवाज़ डायरेक्ट दीवारों के साथ जाके टकराती है, और क्योंकि वो हार्ड सरफेस है और रिफ़्लेक्ट होके वापस आती है। एक तो आपकी आवाज़ है, एक जो रिफ़्लेक्ट होके आ रही है, जब दोनों मिक्स होती हैं तो वो एक शोर सा बन जाता है, आपको क्लियर नहीं होता फिर, और लाउडनेस ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर उसी रूम में पर्दे लगे हों और पर्दे लगे हों या कुछ सामान वगैरह भी पड़ा हो, फर्नीचर पड़े हो, तो फिर आवाज़ थोड़ी सी कम होती है। इसकी वजह यही है कि वो साउंड रिफ्लेक्ट होके कम आ रही होती है। ठीक है, तो अगर हम कार्टन्स क्या करते हैं, कार्टन्स से जब साउंड टकराती है तो रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आती, तो इसलिए फिर जस्ट हमारी एक ही आवाज़ होती है, जब रिफ्लेक्ट होके आती है तो बहुत कम आती है, इसलिए फिर ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होती। तो इसका आंसर आप देखें कि कार्टन्स है कैन एब्जॉर्ब, मेन पॉइंट ये है कि कार्टन्स क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। देयर फोर एंड कैन हेल्प टू रिड्यूस लाउडनेस ऑफ साउंड, जब साउंड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इसका मतलब है लाउडनेस कम हो जाती है, आवाज़ आगे नहीं पहुँच पाती पे। ठीक है, आगे नहीं जाती या वापस रिफ्लेक्ट होकर नहीं आती। अगर बाहर से आवाज़ आ रही हो तो वो उधर ही रुक जाएगी, और अगर हमारी आवाज़ यानी कि हम अंदर ही बैठे हुए हैं तो वो जो वापस है वो भी रिफ़्लेक्ट होके नहीं आएगी, तब भी रूम में एक शोर सा क्रिएट नहीं होगा। तो देखें मैंने इसको कुछ यूँ लिखा है कि हार्ड सरफेस, जो हार्ड सरफेस होती हैं लाइक वॉल है, हार्ड सरफेस लाइक टाइल्स एंड वुड
विल हेल्प ट्रैवलिंग ऑफ साउंड बाय रिफ्लेक्टिंग द वेज। देखें मैं आपको समझाता हूँ, यानी कि जो टाइल्स हैं या वुड्स हैं, जब हम बोल रहे होते हैं ना तो हमारी आवाज़ जब यूँ जाती है ना, उनके साथ टकराती है तो वो टकरा के वापस जाती है, यानी कि वो फिर हेल्प कर रही हैं उनकी। इसका मतलब ये हुआ टाइल्स और वुड क्या कर रही हैं, उस साउंड की हेल्प कर रही हैं, उसको टकरा के यूँ वापस फिर भेज देती हैं, कहती हैं यूँ जाओ फिर जाके शोर पैदा करो। तो इसका मतलब है ये उसकी हेल्प कर रही हैं उसकी ट्रैवलिंग में। तो हम यूँ कहते हैं विल हेल्प ट्रैवलिंग ऑफ साउंड। कैसे? बाय रिफ्लेक्टिंग, उनको यूँ रिफ्लेक्ट कर देती हैं कि जाओ वापस जाओ फिर जाके शोर पैदा करो। तो इस तरह हार्ड सरफेस का ये काम होता है। लेकिन वेयर है सॉफ्टवेयर मटेरियल, जो सॉफ्ट मटेरियल है लाइक कारपेट है या कार्टन्स हैं, वो क्या करते हैं, वो हेल्प टू स्टॉप, वो स्टॉप कर लेते हैं, उसको वापस नहीं जाने देते। वो कहते हैं इधर ही रुक जाओ, क्यों जाके शोर पैदा कर रहे हो, क्यों ना डिस्टर्ब कर रहे हो। सो कारपेट एंड कार्टन हेल्प टू स्टॉप साउंड इन इट्स ट्रैक, उसको स्टॉप कर लेते हैं बाय कैसे, एब्जॉर्बिंग, वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे और ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसी तरह बच्चों नॉइजी एंड लाउड, ये देखें पहले चले आंसर आप देख लें। अच्छा, अब जो बाहर से आवाज़ें आ रही होती हैं, नॉइजी एंड लाउड साउंड इंटर द होम, वो अंदर आ जाती हैं घर में थ्रू विंडो एंड डोर्स। लेकिन अगर विंडो डोर के आगे हम कर्टन्स लगा दें, ठीक है, कर्टन्स एक्ट एज गार्ड, वो एक समझ लें गार्ड हमने खड़ा कर दिए, एंड वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मीन जो बाहर से आ रही होती हैं लाउड साउंड, उनको गाड़ियों की और जो बाहर से आवाज़ें उनको स्टॉप कर देती हैं वो कर्टन्स, ट्राइंग टू गेट इनसाइड द होम, जो अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, सो लाउड साउंड। इन दिस वे कर्टन्स हेल्प टू रिड्यूस लाउडनेस ऑफ साउंड। तो इस तरह कर्टन ने क्या किया, मेन काम क्या किया कि आवाज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि सॉफ्ट मटेरियल के थ्रू आवाज़ जो है वो, जैसे वही बात आ जाती है लिक्विड और गैसेस की, तो फिर उनके थ्रू यानी कि आवाज़ जो है वो इतना जल्दी ट्रैवल नहीं करती, उसके अंदर ही रुक जाती है। तो ये काम यहाँ पर भी हो गया। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, ये 11 है, बाय मिस्टेक मैंने अगेन यहाँ पर 10 लिख दिए। व्हाट स्टेप वुड यू टेक टू स्टॉप इकोइंग इन अ लार्ज रूम। जो इको होती है ना, पहले तो इको को समझ लें कि आप, पहले तो कह रहे हैं कि जी आप क्या कौन से स्टेप्स लेंगे कि ये जो इको होती है इसको कम से कम करने के लिए एक बड़े से रूम में। इको कहते हैं बच्चों जब आप एक बड़े से हॉल में बैठे हुए, रूम में बैठे हुए, खाली है बिल्कुल, कोई फर्नीचर कोई कुछ भी नहीं है, जब आप उस रूम में बोलते हैं तो यूँ आवाज़ एक ऊंची ऊंची आवाज़ आती है वापस। क्यों? क्योंकि जो दीवारें होती हैं वो हार्ड हैं, उनसे जब आवाज़ हमारी टकराती है तो टकरा के वापस आती है रिफ्लेक्ट होके। तो बच्चों मैं पहले इको आपको बताता हूँ, जब आप बोल रहे होते हैं तो अगर आपकी आवाज़ उन दीवारों के साथ टकरा के वापस आ जाए ना, ये जो वापस आ रही होती है ना, इस आवाज़ को हम कहते हैं इको। जैसे आप नात वगैरह पढ़ रहे हों या कुछ भी, तो अक्सर देखा होगा जब आप एक दफ़ा उसको जुमले को बोलते हैं तो वो आप खामोशते हैं, वो दूसरा खुद ब खुद रिपीट होता है, क्योंकि वो वापस आवाज़ सुनाई दे रही होती है, वो इसको कहते हैं इको। फिज़िक्स की ज़बान में इसको इको बोला जाता है। ठीक है, तो बच्चों इस इको को हमने कम करना है, यानी कि जो हम बोल रहे हैं ना ये वापस आवाज़ टकरा के ना आए। जैसे मैं भी एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर अगर लेट्स सपोज इस रूम में कर्टन्स और ये चीज़ें ना लगी हों तो मेरी आवाज़ क्या करेगी, टकरा के वापस आएगी। जो आपको लेक्चर भी प्रॉपर आवाज़ आपको सुनाई दे रही है ये फिर मिक्स हो जाएगा, एक तो मेरी आवाज़ होगी, एक जो दूसरी आवाज़ टकरा के आएगी, जब दोनों इकट्ठी होंगी ना तो फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसकी को हमने कम करना है ताकि वो टकरा के वापस ना आए। तो ये क्या हम स्टेप्स लें ताकि हमारी आवाज़ है बस जो हम बोल रहे हैं यही आवाज़ हमें सुनाई दे, दूसरे वापस टकरा के ना आए। कौन सा हम कोई फंक्शन हो रहा है कि जी हमें वापस वो सुनाई दे, तो ऐसा प्रोसेस तो नहीं हो रहा ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम हार्ड सरफेस इज़ कॉल्ड इको। तो पहले तो मैंने इको का कंसेप्ट क्लियर किया कि जब अगर साउंड किसी हार्ड सरफेस से टकरा कर वापस आए तो उसको कहते हैं इको। अब हमने कुछ स्टेप्स लेने हैं इसको कम करने के लिए, सम स्टेप्स इन ऑर्डर टू स्टॉप इकोइंग इन अ लार्ज रूम। ठीक है, स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले हैंग सॉफ्ट कर्टन्स, आप कर्टन्स को हैंग करें ऑन द डोर्स एंड विंडो। ठीक है, डोर्स के ऊपर और विंडो के ऊपर। देखें आपका एक जो रूम है ना, रूम में देखें आपके विंडोज़ भी हैं और डोर भी है, ठीक है, दरवाजे। आप उनके ऊपर कर्टन्स जो है ना वो कर दें। लाइक ये आप डायग्राम में चलें देख लें कि आप देख रहे हैं कि ये विंडो के ऊपर कैसे कर्टन सा लगा हुआ है। तो इसी तरह आप डोर का भी देखें, ये देखें डोर का भी जो इसके ऊपर कर्टन लगा हुआ है। तो ये एक आप काम करें, क्योंकि आपने पढ़ा है, ऊपर पढ़ा है कि कर्टन्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं साउंड को और इस तरह वो आवाज़ जो है रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आती, जिससे यानी कि आप यूँ समझ लें वो इको प्रोड्यूस नहीं हो रही। एक तो काम आपने ये करना है। ठीक है, रूम के अंदर आपने विंडो और डोर्स में कर्टन लगा देना है।
सेकेंडली बच्चों आपने क्या करना है, बाय कारपेटिंग द फ्लोर, यानी कि जो फ्लोर यानी कि जो फ़र्श है उस पर आपने कारपेट बिछा देनी है, ठीक है। क्योंकि जो कारपेट है अगर वो उसके ऊपर टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं वो, तो इस तरह उससे आवाज़ है वो भी रिफ़्लेक्ट होके आती है, तो वो भी यानी कि वो इको प्रोड्यूस करती है। तो हमने इसको कम करना है, तो आपने उसके ऊपर फिर फ्लोर के ऊपर कारपेट जो है ना वो बिछानी है। बाय फॉल्स सीलिंग, फॉल्स सीलिंग मीन यानी कि जो आपका छत है ना, आप डायग्राम में देखें ये जो सीलिंग हुई हुई है यानी कि टेढ़ी मेढ़ी सी, ये एक तो खूबसूरती भी हो जाती है, और दूसरा इसमें क्या होता है जब आवाज़ यूँ जाती है वो यूँ रिफ्लेक्ट होकर डायरेक्ट वापस नहीं आती, वो दाएं बाएं आगे पीछे हो जाती है, जिससे यानी कि वो हम कहते हैं कि इको कम हो रही है। तो बिल्कुल प्लेन सरफेस हो ना वो यानी कि छत हो, तो फिर ज़्यादा यानी कि आवाज़ सीधी टकरा के वापस आएगी, तो इको ज़्यादा होती है। तो आपने क्या करना है, ये सीलिंग कर देनी है। अच्छा, इसी तरह ऐड सम फर्नीचर टू द रूम टू सो दैट साउंड डज नॉट रिफ्लेक्ट डायरेक्टली। देखें जब आप एक खाली रूम होता है, कमरा होता है, वहाँ आप अगर बोल रहे हो तो किस तरह आवाज़ आपको वापस अपनी ऊंची ऊंची आवाज़ सुनाई दे रही होती है, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही होती है। लेकिन अगर इसी तरह आप एक ऐसे रूम में बैठे हुए हैं जहाँ पे फर्नीचर्स और बाकी इस तरह की चीज़ें पड़ी हैं, तो फिर आपको आवाज़ वो रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ रही होती। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनसे टकरा के डायरेक्ट वापस नहीं आ रही, ठीक है। वो दाएं बाएं आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें पड़ी होती हैं, ठीक है। उनसे जब टकराती है ना तो फिर डायरेक्ट वापस हमारी तरफ नहीं आती, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसी तरह बाय प्लेसिंग कार्टन्स एंड फॉर्म्स ऑन द वॉल ऑफ द रूम, अगर आप इसी तरह रूम में कार्टन्स जो है ना वॉल्स पे भी लगा दें या फॉर्म वगैरह यूज़ कर लें, तो इस तरह भी इको जो है वो कम हो जाएगी। तो बच्चों ये कुछ स्टेप्स थे, मैंने 5 पॉइंट लिख दिए हैं, आप कोई भी 3 4 मस्ट लिखें, 5 लिख सकते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो बच्चों ये थे आपका लेक्चर। बच्चों आवाज़ थोड़ी सी मुझे पता है कि गड़बड़ होती रही है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, गला भी ख़राब है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपका लेक्चर मिस ना हो, कोई काम ज़ाया ना हो, आप प्रॉपर रेगुलर स्टडी करते रहें। तो बच्चों मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।